हेलो सिविल इंजीनियर्स, माय नेम इज शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इस सेशन में आप लोग यहाँ पर देखोगे सब हेड 1.0 यानी कि कैरेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सब हेड 1.0 है जिसमें कि आपको कैरेज ऑफ मटेरियल्स के बारे में बता रहा है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमें किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराना है, किस तरीके से हमें उसको साइट पर स्टॉक करके रखना है, ठीक है, और कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें वहां पर लेनी है। तो वो सारी चीजें आज के सेशन में, इस चैप्टर में आप लोग समझोगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बता रहा है कैरेज ऑफ मटेरियल यानी कि जो चैप्टर का जो टाइटल है वो हमें यहाँ पर इसने दे दिया। इसके बाद यहाँ पर 1.0 यानी कि क्लॉज 1.0, तो यहाँ पर हमें बता रहा है जनरल में द कैरेज एंड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल शैल बी डन एज डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इंचार्ज। यानी कि जो भी आपका वहां पर अथॉरिटी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर जनरल मैनेजर है, जो मेन पर्सन है वहां पर, उसके थ्रू आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। इसके बाद हमें बता रहा है एनी टूल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क शैल बी अरेंज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी टूल्स वगैरह है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अरेंज करेगा। द कैरेज ऑफ मटेरियल्स इंक्लूड्स लोडिंग विद इन अ लीड ऑफ 50 मीटर्स, अनलोडिंग एंड स्टैकिंग विद इन अ लीड ऑफ 50 मीटर्स। तो यहाँ पर ये हमें क्लियरली बता रहा है कि हमें सारी चीजें जो हमारा इंजीनियर इंचार्ज है, अब यहाँ पर जैसे कि इसने टर्म यूज किया इंजीनियर इंचार्ज, तो उसने पहले ही बता दिया था डेफिनेशंस में जनरल में कि इंजीनियर इंचार्ज कौन होगा। इंजीनियर इंचार्ज जो मेन पर्सन होगा साइट पे वो इंजीनियर इंचार्ज है जो क्लाइंट की तरफ से होगा। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें इंजीनियर इंचार्ज की जो डायरेक्शंस मिले उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, एनी टूल्स एंड प्लान्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क शैल बी अरेंज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई भी टूल्स प्लान्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर साइट पे जो एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोजेक्ट का, उसी को अरेंज करना है। ये आपको बता दिया। इसके बाद बता रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज, यानी कि अगर कोई भी चीज टूट फट जाती है या खो जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो यहां पर हमें बता रहा है लोडिंग, कैरेज, अनलोडिंग एंड स्टैकिंग शैल बी डन केयरफुली टू अवॉइड लॉस और टू डैमेज टू द मटेरियल्स। इन केस of any loss or damage, recovery shall be effected from the contractor at twice the departmental issue rates of the materials। यानी कि अगर कोई भी चीज खो जाती है, कोई भी टूट फूट जाती है, तो जो सारी रिकवरीज होगी कॉन्ट्रैक्टर से होगी, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उसने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, कॉन्ट्रैक्टर को, और ये आपके एग्रीमेंट में पहले से साइन हुआ होगा। ठीक है, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। और इसीलिए अगर आप बिलिंग इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि हमारा जो एग्रीमेंट साइड होता है उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। एक हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी करके इंश्योरेंस होता है जो क्लाइंट आपका कॉन्ट्रैक्टर का कराता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ये जनरली देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं अगर एग्रीमेंट के हिसाब से हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है मोड ऑफ कैरेज। मोड ऑफ कैरेज जो कि आपको क्लॉज नंबर 1.2 में दे रखा है, जिसमें आपको बता रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमी द इंजीनियर इंचार्ज शैल डिटरमाइन द मोड ऑफ कैरेज विज वेदर बाय मैकेनिकल और एनिमल ट्रांसपोर्ट और मैनुअल लेबर। ठीक है, या तो हो सकता है, अब यहाँ पर तीन चीजें उसने दे दी, या तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में आपका ट्रक आएगा, डंपर आएगा, ट्रैक्टर आएगा, ट्रॉली आएगी, ये सारी चीजें आपकी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद आपको बता रहा है एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो तांगा वगैरह होता है, जो घोड़ा खींचता है तांगे को, वो एनिमल होता है। या फिर जैसे कि अगर हम देखें दिल्ली वगैरह की हम बात करें या छोटे शहरों की बात करें, तो जो तंग गलियां होती हैं, छोटी गलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। तो जो हमारे डंकीज होते हैं, जो गधे होते हैं, उन पर ईंट वगैरह लाद के या रेता लाद के वहां तक साइड तक पहुंचाया जाता है, तो उसको एनिमल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। या फिर मैनुअल लेबर के थ्रू भी आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो मोड ऑफ कैरेज में या तो मैकेनिकल हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या फिर मैनुअल लेबर हो सकता है। तीन चीजें आपको बता दी उसने, और ये बता दिया कि वो डिसाइड करेगा आपका जो इंजीनियर इंचार्ज होगा उस कंडीशन के हिसाब से क्या चीज सही रहेगी। इसके बाद आपको बता रहा है लीड के बारे में। यहाँ पर अब लीड क्या है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपने कहीं से भी मार्केट से परचेस किया, मान लीजिए आपको सीमेंट परचेस करना है, तो आपने मार्केट से सीमेंट परचेस किया और आप मार्केट से सीमेंट परचेस करने के बाद साइट तक गए लेकर के, तो जो बीच का डिस्टेंस है वो आपका लीड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑल डिस्टेंसेस शैल बी मेजर्ड ओवर द शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकल रूट एंड नॉट नेसेसरली द रूट एक्चुअली टेकन। यानी कि बता रहा है जो प्रैक्टिकली जो शॉर्टेस्ट रूट है वही आपका माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के लेकर के आ रहे हो और आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगा दो क्लाइंट की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्लॉज नंबर 1.4, जिसमें आपको बता रखा है जनरल कंसिडरेशन फॉर स्टैकिंग एंड स्टोरेज। यानी कि आपको स्टैक लगाना है, स्टोरेज करना है मटेरियल को, तो आपको जनरल कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है। प्लानिंग ऑफ स्टोरेज लेआउट, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है स्टोरेज लेआउट की। फॉर एनी साइट देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग ऑफ
the layout for stacking and storage of different materials, components and equipments with proper access and proper maneuverability of the vehicles carrying the material। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पर, तो ये आपका सारा थ्योरेटिकल है, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। Materials shall be stored in such a manner as to prevent deterioration or intrusion of foreign matter and to ensure the preservation of their quality and fitness of the work। तो ये आपको बता रहा है कि ऐसा ना हो कि आपने दबा के ठोक के मटेरियल को रख दिया, वो खराब हो जाए, तो वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि फेल हो जाए टेस्ट में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक एजेंसीज, इसके बारे में आपको बता रहा है। मटेरियल stored at site depending upon the individual characteristics shall be protected from atmospheric actions such as rain, sun, winds and moisture to avoid deterioration। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि अगर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग उनको स्टोर करना है। ऐसा नहीं है आपने सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, केमिकल रिएक्शन हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अलग अलग स्टोर करना है सारी चीजों को। और इसके बाद आपको बता रहा है कि आपको जो एटमॉस्फेरिक एजेंसीज है, यानी कि जैसे कि आपका बारिश है, आपका धूप है, हवा है, मॉइस्चर है, इन सारी चीजों से आपको बचाना है, अपने मटेरियल को सेफ करके रखना है, ठीक है। ये हमें बता रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आप देखोगे तो बता रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर एंड अदर हजार्ड्स। जैसे कि वो उसने स्टार्टिंग में उसने बता दिया, तो एक तो आपकी एटमॉस्फेरिक एजेंसीज हो गई जिसमें बारिश, पानी, धूप, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और एक आपका हो गया कि आपकी आग लग जाती है अचानक से, या फिर और कोई खतरा हो जाता है, कोई गिर जाता है आपका सामान वगैरह, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों से भी आपको बचा के रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है 1.7 जो आपका क्लॉज है, उसमें आपको बता रहा है स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। और सबसे पहले इसमें आपको बता रहा है 1.7.1 में सीमेंट के बारे में, ठीक है। सीमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा है इन केस ऑफ सीमेंट इज रिसीव्ड इन बैग्स। तो सीमेंट जो है आपका अलग अलग फॉर्म में आता है, बैग्स में भी आता है, ड्रम्स में भी आता है और सिलोज में भी आता है। सिलोज जो कि बैचिंग मिक्स प्लांट पे जो बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं जिनको सिलोज बोला जाता है, उसमें भी आता है। तो अलग अलग फॉर्म में आता है। अगर बैचिंग मिक्स प्लांट पे आप देखोगे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहाँ पर कंक्रीट बनता है, आपका डिजाइन मिक्स कंक्रीट बनता है, वहां पर आपको सीमेंट बैग्स में नहीं मिलेगा, वो सिलोज में आता है डायरेक्टली, जो कंपनी है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है इन केस ऑफ सीमेंट इज रिसीव्ड इन बैग्स, सीमेंट शैल बी स्टोर्ड एट द वर्क साइट in a building or a shed which is dry, leak proof and moisture proof as possible. The building or shed for storage should have minimum number of windows and closed fittings doors and these should be kept closed as far as possible। तो क्लियरली उसने सारी चीजें आपको बता दी। Cement shall be stored at the work site in a building or a shed which is dry, यानी कि आपको डायरेक्टली ऊपर खुले एरिया में नहीं रखना है, ऊपर से शेड होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, मॉइस्चर वहां पर नहीं होना चाहिए। द बिल्डिंग और शेड फॉर स्टोरेज शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ विंडोज एंड क्लोज फिटिंग डोर्स। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारी विंडोज है, विंडो डोर कम होने चाहिए, यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा धूप ना आए, पानी ना आए, मॉइस्चर ना आए, ये सारी चीजों से आपको बचाना है सीमेंट को जहां तक पॉसिबल हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें बता रहा है 1.7.1.2 में यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, ये सीमेंट शैल बी स्टोर्ड एंड स्टैक्ड इन बैग्स एंड शैल बी केप्ट फ्री फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डैम्पनेस और मॉइस्चर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम। सीमेंट बैग्स शैल बी स्टैक्ड ऑफ the floor on wooden planks in such a way as to keep about 150 mm to 200 mm clear above the floor। यानी कि अगर ऐसा कुछ है, कोई आपका जमीन जो आपका लेवल है, फ्लोर लेवल है, वहां पर कोई डैम्पनेस है, कोई तरी है, मॉइस्चर है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लकड़ी के गत्ते डालना है और उसके ऊपर आपको सीमेंट के बैग से स्टोर करना है, जिससे कि आपका जो फ्लोर है उससे और जो आपके सीमेंट के बैग्स हैं उसके बीच में 150 से 200 mm का डिस्टेंस बन जाए। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर बता रहा है द फ्लोर में कंप्राइज of lean cement concrete और 2 layers of dry bricks laid on the well consolidated earth। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इन दी स्टैक सीमेंट बैग्स शैल बी केप्ट क्लोज टुगेदर टू रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर एज मच एज पॉसिबल, ये आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको बता रहा है द हाइट ऑफ द स्टैक शैल नॉट बी मोर देन 10 बैग्स टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ लंपिंग अप अंडर प्रेशर। यानी कि आपको ये भी बता रहा है कि ऐसा ना हो कि आपने 20 बैग एक साथ लगा दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बता रहा है कि द हाइट ऑफ स्टैक शैल नॉट बी मोर देन 10 बैग्स, यानी कि आपको एक चट्टे में 10 बैग से ज्यादा नहीं लगाना है। अगर उससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा, आपके जो नीचे वाले बैग से उन पर प्रेशर आएगा, वहां पर आपका सीमेंट खराब हो जाएगा। तो 10 बैग से ज्यादा नहीं लगाना है एक बार में, हाइट में 10 बैग बस, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। तो इस तरीके की चीजें सारी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो कैरेज ऑफ मटेरियल में आपको ट्रांसपोर्टेशन, स्टैकिंग, स्टोरेज, ये सब के बारे में आपको बता रखा है। यहाँ पर आप पूरा थ्योरेटिकल इसका खुद से पढ़ सकते हो, चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा है कि कैसे आपको स्टोर करना है चीजों को।
ठीक है, हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि कैरिज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्टैकिंग, ये सब के बारे में आपको गाइडलाइंस दे रखी है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।